से बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 14 साल पहले की। हम पहली बार मोबाइल फोन लेने बाजार गए। दुकानदार ने पूछा, रिम वाला या सिम वाला। हम मोबाइल तो लेना चाहते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि मोबाइल भी दो तरह का होता है। सीडीएमए वाला, जैसा कि रिलायंस इंडिया मोबाइल यानी कि जो रिम बनाता है, और जीएसएम जैसी सर्विस एयरटेल दिया करते थे। अब हमने ले ली जीएसएम वाली सेवा। तब हमें ये मालूम नहीं था कि हम 2G क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। वही 2G जिसके साथ एक वक्त स्कैम चिपक गया था, बहुत समय चिपका ही रहा, बवाल हुआ, लेकिन किसी का बिगड़ा कुछ नहीं। खैर 2G की देन थी कि घर घर मोबाइल आया, किफायती दरों में लोग एक दूसरे से बात करने लगे। इसके बाद आया 3G जिसने बड़े पैमाने पर मोबाइल इंटरनेट दिया, और इसके बाद आया 4G जिसने डेटा को सस्ता किया और इंटरनेट को रफ्तार दी। अब मोबाइल तकनीक की एक नई पीढ़ी भारत में कदम रखने वाली है। नई जनरेशन यानी कि 5G। घर घर फोन पहले से ही है और तेज इंटरनेट भी, जिसे 4G नहीं दिया था। तब 5G की जरूरत क्या है, और ये आ भी गया तो आपको क्या फायदा होगा, आज इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज से 5G की नीलामी शुरू हो गई है। बाजार के पुराने खिलाड़ियों के अलावा गौतम अडानी ने भी 5G के लिए बोली लगाई है, इसलिए दिलचस्पी जरा बढ़ गई है। 3G, 4G, 5G में G का मतलब जनरेशन होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। इसलिए आज हम कहानी बाबा आदम के जमाने से शुरू नहीं करेंगे। इतनी बात आप तो समझते ही हैं कि हर नए G के साथ तकनीक उन्नत हो जाती है, ग्राहक के लिए सुविधाएं बढ़ जाती हैं। आज आपको कुछ बातें स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, जिसके लिए बोली लग रही है। आप सभी ने कभी न कभी साइंस लैब में जाकर प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। कांच के प्रिज्म से खेलने का मजा अलग ही होता है। जब उसमें से प्रकाश गुजरता है तो अनेक रंगों में बट जाता है। ये रंग हमेशा एक क्रम में ही बढ़ते हैं। जो रंगों का संकलन आप देखते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरंगों का समूह। जो प्रकाश हम देखते हैं वो भी एक तरंग है, और तरंग सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। जो प्रकाश हम देख पाते हैं उसके इर्द गिर्द दो और तरंगों का नाम आपने खूब सुना होगा, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इसी तरह रेडियो तरंगे भी होती हैं। इंसान ने तरंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से सीखा है। माइक्रोवेव से हम खाना बनाते हैं, एक्सरे से हम शरीर के अंदर झांकते हैं, और रेडियो की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आपकी जेब में जो मोबाइल फोन है, तकनीकी रूप से वो भी एक रेडियो है। वो मैसेज रिसीव कर सकता है, भेज भी सकता है। अब रेडियो को काम करने के लिए रेडियो तरंगे का इस्तेमाल तो करना ही होगा, लेकिन सारे रेडियो अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की तरंग पर काम करने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अलग अलग मोबाइल कंपनियां स्पेक्ट्रम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों पर काम करती है। भारत में पूरे स्पेक्ट्रम पर भारत सरकार का अधिकार है। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकती है, मसलन सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए। पूरे स्पेक्ट्रम में से कुछ फ्रीक्वेंसियों पर काम करने का अधिकार मोबाइल कंपनियां खरीद सकती हैं, और इसके लिए सरकार नीलामी का सहारा लेती है। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम कोई ठोस वस्तु नहीं होती जिसे नीलाम किया जा रहा है। न ही रेडियो तरंगों को ही नीलाम किया जा सकता है। नीलामी से बस ये तय किया जा सकता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंग पर कौन सी कंपनी अपनी सेवाएं दे सकती है। आज से सरकार ने 72 गीगाहर्ट्ज तरंगों पर अधिकार नीलाम करना शुरू कर दिया है। रिजर्व प्राइस है 4.3 लाख करोड़ रुपए। मतलब सरकार कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही चाहती है कि एक बार खरीदने पर स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार 20 साल तक लागू रहे। 4 कंपनियां स्पेक्ट्रम की दौड़ में आगे हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी एंटरप्राइजेज। इन सभी कंपनियों से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कराया गया है, यानी कि हर कंपनी ने एक तय रकम सरकार के पास पहले से ही जमा कर दी है। अगर कोई कंपनी नीलामी में अधिकार खरीद ले लेकिन बाद में भाग जाए तो अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जाएगा। जो कंपनी जितना ज्यादा अर्नेस्ट मनी जमा करती है उसे स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अर्नेस्ट मनी को देखकर एक तुक्का मारा जा सकता है कि 5G सेवाओं में कौन कितना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं कि कम अर्नेस्ट मनी देने वाला स्पेक्ट्रम भी कम खरीदे। वो चाहे जितना स्पेक्ट्रम खरीद सकता है और चाहे जितना बड़ा कारोबार स्थापित कर सकता है। इसलिए अर्नेस्ट मनी वाली बात को ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। गौतम अडानी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम खरीदकर एक प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करेंगे जो हवाई अड्डों या डेटा सेंटर पर काम आएगा।
अडानी समूह ने भी अपने बयान में यही संकेत दिए थे, लेकिन ये इन्फॉर्म गेस वर्क है जो सही साबित हो सकता है और नहीं भी हो सकता। टेलीकॉम सेक्टर की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इस बार एक विकल्प दिया है। कंपनियां चाहे तो स्पेक्ट्रम फीस को EMI में बांट सकती है। जो कंपनियां इस तरह से फीस चुकाना चाहती हैं, वो अधिकतम 20 किश्तों में फीस को बांटेंगी। अगर कंपनियां पूरा पैसा एक साथ देना चाहें, तब भी रकम जमा कराने के लिए 2 साल मिलेंगे। वहीं अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद क्या होगा। बता दें कि स्पेक्ट्रम मिलते ही कंपनी आपको 5G का सिम पकड़ा दे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले माना जा रहा था कि 5G सेवाएं अगस्त से मिलने लगेंगी, लेकिन अब इसकी संभावना काफी कम है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन सितंबर या अक्टूबर से 5G की कमर्शियल टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जिन शहरों के लोगों को फायदा मिलेगा उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर के नाम शामिल हैं। वहीं सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं कि साल के अंत तक देश के 20 से 25 शहरों में 5G सेवा मिलने लगेगी। फिलहाल ये कंपनियां टेस्टिंग में लगी हुई हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI भी टेस्टिंग कर रही है। अब तक तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब बता तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 5G कनेक्शन ले या ना ले और इसका फायदा क्या है। तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। 5G का सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट की स्पीड में है। ये 4G से 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट दे सकता है। मिसाल के लिए एक फिल्म को डाउनलोड करने में अभी अगर 7 मिनट लगते हैं, तो 5G में सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे। ये तो हुई अपनी, यानी एक आम इंटरनेट यूजर की बात। इसके अलावा इस तकनीक से और भी कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे रोबोट से ऑपरेशन करवाना, क्योंकि रियल टाइम में तेज और बिना रुके इंटरनेट मिल सकेगा। तेज इंटरनेट अब भी हमारे पास है, लेकिन इसमें बटन दबाने और हरकत होने के बीच एक डिले है, तो 5G के आने के बाद लगभग शून्य हो जाएगा। अपने आप चलने वाली गाड़ियां या ट्रक को चलाना 5G के आने के बाद पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा 5G आने पर हम बहुत सारे डिवाइस एक दूसरे से ना सिर्फ जोड़ सकते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ रियल टाइम सूचनाएं भी बांट सकते हैं। हम ड्रोन को ड्रोन से जोड़ सकते हैं, ड्रोन को प्लेन से जोड़ सकते हैं और इन दोनों को फोन से जोड़ सकते हैं। इसलिए 5G के आने के बाद इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से लेकर डिफेंस हर जगह होगा। चीन ने 5G पर इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि रक्षा क्षेत्र में 5G ऐसी ताकत है जो हर कोई अपने पास चाहता है। हाल ही में चीन ने भारत से लगी सीमा पर 5G नेटवर्क देना शुरू किया। अब भारत की तरफ से भी यही कदम उठाया जा रहा है। डिवाइस की बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से सिर्फ फौज को फायदा नहीं होगा। हमारे घर में बहुत सारे उपकरण अब इंटरनेट से जुड़े हैं। हमारा AC, टीवी, बिजली का बल्ब तक। 5G के आने के बाद ये सब और बेहतर होगा। 5G के साथ भारत में सिर्फ नई तकनीक ही नहीं आएगी, भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनकर एक बार में समझ नहीं आती, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप में से जो लोग कभी न कभी गांव में रहे हैं, वो जल्दी हमारी बात को पकड़ लेंगे। फर्ज कीजिए एक शहर से बहुत दूर गांव में परचून की एक दुकान है। तेल, नमक, शक्कर कुछ भी लेना हो, आपको इसी दुकान पर जाना पड़ेगा। ऐसे में दुकानदार से मोल भाव का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि 3 दुकानें हो तो आराम से मोल भाव कीजिए। एक दुकान में माल या भाव पसंद नहीं आया तो दूसरे पर जाइए, वहाँ भी मजा नहीं आया तो तीसरे पर जाइए। ध्यान दीजिए, विकल्प के नाम के लिए नहीं होने चाहिए, उनमें प्रतिस्पर्धा करने का दम भी होना चाहिए, वरना कितनी ही दुकानें खुल जाए, अगर माल नहीं तो आपको जाना वहीं पड़ेगा। अब इस गांव की जगह देश को रख दीजिए और परचून की दुकान की जगह मोबाइल कंपनियां। साल 2007-8 के बाद जब 2G क्रांति आई, तब पहली बार हर घर में मोबाइल फोन आया और आई ढेर सारी कंपनियां। रिलायंस इंडिया मोबाइल, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, यूनिनॉट, आइडिया, वोडाफोन, वर्जिन और BSNL, जिसके सिम के लिए एक वक्त चिरौरी करनी पड़ती थी, मतलब की प्रतिस्पर्धा थी और इसलिए ग्राहक को ज्यादा फायदा मिलता था। लेकिन 3G और 4G सेवाओं के आते आते मोबाइल कंपनियां या तो बंद होने लगी या फिर उन्हें दूसरी कंपनियों से हाथ मिलाना पड़ा। 4G के साथ रिलायंस जियो ने बाजार में कदम रखा, उसके बाद तो बाजार का चरित्र ही बदल गया। अब 3 कंपनियां बची हुई हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये संख्या 3 पर कब तक रहेगी, ये बताया नहीं जा सकता। वहीं भारतीय बाजार में अडानी के आने से बाजार में एक नया खिलाड़ी के आने की आहट है, लेकिन अडानी या किसी और कंपनी के आने के बाद बाजार में विकल्प बढ़ जाएंगे, ऐसा कहना जल्दबाजी हो। फिलहाल सूचना है कि पहले दौर की बोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये देखने को मिला है कि कंपनियां आक्रामक होकर बोली नहीं लगा रही हैं, तो
पिछले दौर में बोलियां लग रही थी। आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन ये तय है कि बड़े खिलाड़ी जियो और एयरटेल ही होंगे।